हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का जो चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बैंक को रिकॉन्साइल करने की। तो पहले तो समझते हैं कि बच्चे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, आप बच्चों को सबको मालूम है कि जब हम एक कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर हम दो कॉलम बनाते हैं, जैसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। एक होता है बैंक का कॉलम और एक होता है कैश का कॉलम। तो बैंक और कैश के कॉलम को इसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमें दोनों बनाई जाती है, ठीक है। इस बैंक के कॉलम और कैश के कॉलम को बेसिकली हम लोग मेंटेन करते हैं कैश बुक में, जो अपने रिकॉर्ड में होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, एक बिजनेसमैन है, वो बहुत तरीके के रिकॉर्ड रखता है, उसके पास सैकड़ों की डीलिंग होती है, लेन देन होता है, कभी उसको बैंक से चेक इशू करना पड़ता है, कभी उसको डिपॉजिट रिसीव्ड होता है। तो वो क्या करता है कि अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को मेंटेन करता है, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि बैंक जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसके अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये पता लगाते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में अभी कितना पैसा होता था। तो इसको टैली करने के लिए बैंक एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, जिसके अंदर सपोज कीजिए अगर आप मंथली मोड पर स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, मान लो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की अगर आप स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, तो जितना आपने बैंक के थ्रू लेन देन किया उसका सारा डिटेल या ब्यौरा जो होता है ना बैंक के स्टेटमेंट में होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरी बैंक की स्टेटमेंट थी और कैश बुक के बैंक कॉलम की स्टेटमेंट थी उसको मिलाते हैं। कैसे, अब जरा देखिए। सपोज कीजिए कि आपने कुछ पेमेंट यहाँ पर रिसीव की है, तो वो आपके डेबिट साइड में प्लस हो जाएगा। और बैंक का ये पार्ट उल्टा होता है, बैंक का क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस। जबकि अगर मैं अपनी पर्सनल कैश बुक की बात करूँ तो डेबिट का मतलब हाँ प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इसका एक क्रेडिट पार्ट यहाँ मतलब रफली बनाया है, या ऐसे स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो सपोज कीजिए आपने कुछ प्लस किया, ऑब्वियस ही बात, तो आपके बैंक में भी प्लस हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने कुछ पेमेंट काट के दिए, तो अगर आपकी बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में माइनस होगा तो बैंक के पास भी माइनस होगा। बट समटाइम्स होता क्या है, कुछ ट्रांजैक्शन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में या तो प्लस हो रखी होती है आपके पास नहीं होती, या कुछ ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से प्लस या माइनस हो रखी होती है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं होती है। तो इन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर उसे रेक्टिफाई करने के प्रोसेस को ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है कि जब मैं अपने पर्सनल बुक्स में ये चेक करता हूँ कि मेरे पास कितना लेन देन आया, मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और मेरी स्टेटमेंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सर ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों यहाँ पर डिफरेंस आता है। अब भाई आपने पेमेंट रिसीव्ड किया, आपने अपने बुक्स में रख ली, अब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक को, तो उसने भी अपने यहाँ पर आपके अकाउंट को क्रेडिट प्लस कर दिया होगा, तो डिफरेंस कहाँ आता है। तो मैं कहता हूँ बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी टाइमिंग होती है, टाइमिंग की वजह से ना कई बार डिफरेंस आता है। तो मैं पहले यहाँ पे एक फैक्ट लिखता हूँ, ड्यू टू टाइमिंग। होता क्या है, ज़रा ध्यान दो, किसी भी चेक को क्लियर होने में 24 से 72 घंटे का समय लगता है। बैंक क्लेम करता है कि अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट कराया है अपने अकाउंट में तो वो एटलीस्ट 3 दिन का समय लेगा। 3 डेज़ का तो सब मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम साइड बता रहा हूँ। हो सकता है मैंने टर्म यूज़ एटलीस्ट कर लिया, मैक्सिमम टाइम वो 3 दिन लेगा, 3 वर्किंग डेज। इससे नीचे कभी भी हो सकता है, मान लो 24 घंटे पे भी हो सकता है, या 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। इसको डिपेंड करता है कि आपका अगर सेम डे मतलब सेम बैंक का चेक होगा तो वो 24 घंटे में भी क्लियर हो जाएगा, बट 1 से 3 दिन तो लगते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास आप है पार्टी ए और एक पार्टी बी है जो कि सेकंड पर्सन है। अब आपके पास इन्होंने 28 मान लीजिए अप्रैल को चेक दिया, आपके अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, एंट्री कर दी अपनी बुक्स में कि मेरे पास चेक रिसीव्ड हो गया है, यहाँ पर प्लस कर दिया, और सेम चेक को ना सेम डे पर बैंक में लगा दिया।
ठीक है। अब आपने मान लो 28 इवनिंग में जमा कराया ये चेक। जब आपने इवनिंग में जमा कराया तो सपोज करो चेक बैंकिंग के लिए गया 29 को। अब बैंक ने अपना प्रोसेस फॉलो किया कि सर मुझे 3 दिन तो लगेंगे। भाई बैंक के अपने रूल है, खाना पीना वहाँ पर तो सिस्टम में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सब बाद में आना, लंच टाइम। सरकारी बैंकों के हाल तो यही होते हैं। तो लगभग आपको 3 दिन लग गए इस चेक को प्रोसेस होने के लिए। अब 3 दिन लग गए हैं तो 3 दिन के दौरान 29, 30 और आपका चेक क्लियर हुआ है मान लो 1 मई को, 1 मई। अब बैंक मान लो हॉलीडे था जी, लेबर डे था जी, 2 में कर दिया बैंक हॉलीडे, कुछ भी आ गया 1, 2, 3 के अंदर से भी, तो आपका 2 या 3 दिन के बाद चेक क्लियर हुआ। अब मीनवाइल जब आपने 30 अप्रैल को अपनी बुक्स क्लोज की तो आपकी बुक्स में तो ये प्लस आ रहा होगा ये चेक, जबकि बैंक के स्टेटमेंट में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है 30 अप्रैल को। बैंक तो तभी मानेगा ना जब क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाता है। तो पहला डिफरेंस ये आता है ड्यू टू टाइमिंग, चेक क्लियर होने में समय लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो चेक था वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी पासबुक में दिख रहा है। सेकेंड, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी पार्टी, सपोज करो पार्टी सी है, आपने उसको चेक काट के दे दिया, ये इशू किया मतलब आपने कोई पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने क्या किया, चेक इशू करके दे दिया। अब पार्टी ने अपने पास चेक रखा 3-4 दिन तक। भाई अकाउंटेंट ने आपके क्या किया, आपकी बुक से माइनस कर दिया, लेकिन पार्टी ने वो चेक अपने पास बैंकिंग के लिए भेजा ही नहीं है। अब मंथ एंड या उसने नेक्स्ट मंथ अगर वो बैंकिंग में लगाया तो आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग ये चेक मेरा पेमेंट हो जानी चाहिए। स्टेटमेंट आई तो स्टेटमेंट में पैसा कटा ही नहीं था, तो यहाँ से भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसी तरीके से जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को रिकनसाइल कर रेक्टिफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन। ठीक है। चलिए, अब इसका एक प्रोसेस ये भी होता है, कई बार मैं थोड़ा सा टाइमिंग इशू और एलैबोरेट कर दूं। कई बार क्या होता है कि बैंक ना आपके अकाउंट से या तो कुछ इंटरेस्ट माइनस कर देता है। मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने ECS लगा रखा है, आप कहते हो जी हर महीने मेरे पास से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट माइनस कर दो, या LIC ले रखी है, या बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, तो वो चीज़ आपके अकाउंटेंट को मालूम नहीं थी, तो डिफरेंस वहाँ भी खड़ा हो जाता है। सेकेंडली, कई बार ना बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट प्लस भी कर देता है। आपने कोई शेयर्स वगैरह ले रखे हैं किसी कंपनी के, या डिविडेंड आपको रिसीव्ड हुआ, ठीक है, या आपने डिबेंचर ले रखे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, या बैंक ने अपना इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट मिलता है ना, आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई कस्टमर आपको बिना बताए ना आपके अकाउंट में पैसे डेबिट मतलब क्रेडिट कर देता है, प्लस कर देता है। अकाउंटेंट को उसकी नॉलेज होती नहीं है। समटाइम्स पार्टी ने मैसेज किया नहीं, करना भूल गए, भाई स्टेटमेंट में तो पैसा आ गया लेकिन आपकी बुक्स में तो पैसा है नहीं। तो ड्यू टू टाइमिंग की वजह से बैंक जो हमारी पासबुक मतलब बैंक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पैसा होता है और हमारी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम के अंदर डिफरेंस आना स्वाभाविक सी बात है। अब इस डिफरेंस को रिकॉन्साइल कैसे किया जाता है, आइए ज़रा देखते हैं। देखो, डिफरेंस को रिकॉन्साइल करने के लिए सबसे पहला काम बच्चे क्या होता है, हम लोग कैश बुक और बैंक बुक दोनों के कॉलम को मैच करते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट फाड़ के दोबारा बनाओगे, अरे ऐसे तो टाइम भी लग जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ जिसे हम कहते हैं BRS के नाम से भी जाना जाता है। मैं बिल्कुल आसान मेथड से कोशिश करूँगा सिखाने की। इसमें एक पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट और यहाँ डिटेल होता है। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप कह रहे हो भैया मेरी बैंक स्टेटमेंट ही ठीक है, भाई जो भी बैंक स्टेटमेंट बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं अपने कैश बुक के कॉलम को ना बैंक स्टेटमेंट से मैच करूँगा। अब होता कैसे है, देखो कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो आपने कर दी लेकिन वहाँ पर शो नहीं कर रही है, आपने प्लस कर दी, जब स्टेटमेंट में शो नहीं कर रही है तो आप उन एंट्री को बैलेंस करने के लिए माइनस करोगे। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एंट्रीज जो कि हमारी पासबुक या हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में एक्स्ट्रा आ रही थी, या तो मैं उनको प्लस करूँगा या मैं उन एंट्रीज़ को माइनस करूँगा। ठीक है। इसी प्रोसेस प्लस या माइनस करने के प्रोसेस को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आप ये कह रहे हो कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही कह रही है। बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी
कैश बुक का बैंक कॉलम मैच कर रही हूँ। भाई आप कह रहे हो जो बैंक स्टेटमेंट में लिखा है ना वो बिल्कुल सही बात है, जो कैश बुक का बैंक कॉलम है, ठीक है, मैं इस कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक स्टेटमेंट से मिलाऊंगा। अब जो बैंक में एंट्रीज आ रही होंगी उन्हीं एंट्रीज को मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगा। कुछ एंट्रीज जो मेरे पास एक्स्ट्रा प्लस हो रखी है मैच करने के लिए मैं उनको माइनस करूँगा, या मैंने माइनस कर रखी थी उनको प्लस करूँगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे इसका एक फॉर्मेट छोटा सा यही है। इसके अंदर हम पहले लिखते हैं बैलेंस। अगर आप कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से मिला रहे हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। इस बैलेंस को सपोज करो आपने यहाँ लिखा। अब जो एंट्री ऐड करनी है, ऐड, कुछ एंट्रीज आपको मिलेंगी उनको यहाँ पर ऐड कर देना। मान लो 1 2 जो भी एंट्रीज थी उनको अब आपने इनको ऐड कर कर यहाँ दिखा दिया। उसके बाद मान लीजिए कुछ एंट्री आपने लेस करनी है, जो भी एंट्रीज लेस करोगे उसको यहाँ दिखा दो। तो जो डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से प्लस किया और यहाँ माइनस किया, लास्ट वाला पार्ट क्या कराएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग आपका क्या बैलेंस है उसे मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चे फॉर्मेट, इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये एक फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन है। फेवरेबल बैलेंस मतलब आपकी जो कैश बुक है उसके अंदर जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिए होंगे, कुछ ऐसे, डेबिट फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दिया। अच्छा, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और आपको जो है बैंक का बैलेंस निकालना होगा, ठीक है। दूसरा दिया होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको बैंक पासबुक का बैलेंस दिया होगा, आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। पासबुक का मतलब कि बैंक ना, मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ पासबुक। बैंक बेसिकली ना जब आप खाता खुलवाते हो बैंक में एक छोटी सी कॉपी देता है जिसे वो कहता है पासबुक। देखा होगा आप, सबके अकाउंट होंगे। उस पासबुक में ना क्या होता है कि जितना भी आप डिपॉजिट और विड्रॉल करते हो ना, ठीक है, उसकी सारी डिटेल मेंशन होती है। सपोज करो उसमें लिखा है कि आपने 5 तारीख को ये डिपॉजिट किया, 10 तारीख को इतने पैसे निकलवाए, फिर डिपॉजिट हुआ, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट गया। तो कहने का मतलब पूरी डिटेल दी होती है। तो क्वेश्चन में आपको दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। पहला क्वेश्चन कि आपको सिर्फ एक ही कैश बुक का बैलेंस दिया, दूसरा आ सकता है सिर्फ पासबुक का बैलेंस दिया, एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब जरा एक बार क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो अच्छे से, क्योंकि फिर मैं इसको रब कर दूंगा। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक 15,000, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट तो कर लिया पर क्लियर नहीं हुआ सर, 1,000 रुपये। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशू किया, क्लियर नहीं हुआ, 1,000। बैंक इंटरेस्ट 200 रुपये। एक काम करते हैं, इसका अब एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से ये पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मोड पे आते हैं, हम लिखते हैं पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर, फिर बनाइए अमाउंट एंड देन डिटेल। अच्छा, इसको करने के लिए ना हम एक छोटा सा मेथड और वर्किंग नोट तैयार करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए ये क्या है। सबसे पहले आपको दिया बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो पहले तो वो लिख लीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दिया हुआ था सर, ये दिया हुआ था 15,000, तो 15,000 रुपये बैलेंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक छोटा सा ना वर्किंग नोट बना लीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम लिखना, यहाँ लिखो पासबुक, अभी मैंने एंट्रीज नहीं यूज़ की, अब करूँगा, और यहाँ लिख लो कैश बुक। ये करने का पर्पस क्या है? तो बच्चे सबसे पहला काम है कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन में कि जो मेरी पासबुक है ना वही ठीक है, और जो मेरी पासबुक बोल रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट बोल रही है। तो मैं यहाँ पर कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच करूँगा पासबुक के बैंक कॉलम से। अगर एंट्री पासबुक में हुई यानी कि बैंक स्टेटमेंट में हुई तो मैं उन्हीं एंट्री को अपनी कैश बुक में रखूँगा। समटाइम ऐसा होता है कि बैंक पासबुक में वो एंट्री ही नहीं है,
लेकिन मेरी कैश बुक में एंट्री दिखा रही है ड्यू टू टाइमिंग की वजह से, तो मैं क्या करूँगा, अगर वो ऐड हो रखी है तो माइनस करूँगा और माइनस हो रखी है तो उनको प्लस करूँगा। ठीक है, सिंपल तरीका आपने ये करना है। मेरे पास पहली एंट्री दी हुई है, दोबारा सुन लो, बैलेंस तो आपको दिया होगा, फर्स्ट एंट्री यहाँ दी है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। डिपॉजिट का मतलब है कि मैं अपने ही अकाउंट में चेक को ड्रॉप कर रहा हूँ और पैसा आएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, तो मैंने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में 1000 रुपये प्लस किए होंगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने कैश बुक में 1000 प्लस किए होंगे। क्या इसका, अब यहाँ पर एक बोला गया चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बट अकाउंट में अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। किसी पार्टी ने सपोज करो मुझे चेक दिया, मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया, पर वो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो 1000 मैंने कैश बुक में तो बैंक कॉलम में ऐड कर दिए। तो क्या मैं पासबुक में, मेरे पास तो ये स्टेटमेंट ही नहीं, आप एक एक कर ना ऐसे एंट्री बना दो, पहली एंट्री पासबुक में तो इसका जिक्र ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं कह रहा हूँ जी मेरी पासबुक जो बोल रही है वो सही बोल रही है, यहाँ तो कुछ है नहीं, नील। तो यहाँ लास्ट बैलेंस देखा, सिर्फ इस एंट्री का, सिर्फ एक एक एंट्री का बैलेंस चेक किया रहता है। तो सर पासबुक में तो एंट्री नहीं है, लेकिन कैश बुक में एंट्री है, तो यहाँ पर प्लस कर रखा, तो मैं यहाँ कर दूंगा माइनस, ताकि ये बैलेंस हो जाए नील। तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर। यहाँ पर इसको करने का पर्पस क्या है, इसको करने का पर्पस ये है कि आपको कुछ याद नहीं करना बच्चे, आपको सिर्फ यही करना है कि किस एंट्री को मैंने प्लस और किस एंट्री को मैंने माइनस करना है। तो प्लस और माइनस करने के लिए ना बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैश बुक तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, 1000 रुपये। चेक डिपॉजिट तो हुआ पर वो क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल सही, 1000 माइनस कर दिया। सेकेंड एंट्री आती है हमारे पास, को बोलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया, इसकी ना अलग एंट्री अब सेकेंड यहाँ कर लो। चेक इशू का मतलब क्या है, मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, पेमेंट के लिए मैंने चेक इशू कर दिया। कितनी करनी थी, 1500 रुपये, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 1500, बट पार्टी ने तो वो प्रेजेंट ही नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, अगर पासबुक में वो प्रेजेंट नहीं है, पासबुक में ये आ रहा है नील, ठीक है, पासबुक में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो अब इस पासबुक में अगर ये एंट्री नहीं है तो मैं इसको भी नील करने के लिए क्या करूँगा, प्लस। देखो जरा दोबारा सुन लो बच्चे, कि हमारे को बोला गया था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आप चेक इशू तब करते हो जब आपको किसी को पेमेंट करनी होती है। सर आपने इशू तो कर दिया 1500 रुपये, पार्टी जेब में लेके घूम रही है, उसने अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किया, कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, या डिपॉजिट कर दिया, बैंक हॉलीडे हो गया। तो जब मंथ एंड आया तो आपकी पासबुक में उतने पैसे कटे नहीं थे, बट आपके अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, भाई अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब ट्रांजैक्शन हुई है तो रिकॉर्ड तो करेंगे जिस डेट पर आया। उन्होंने उस डेट पर फटाफट कैश बुक के बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शन कर दी, वो था माइनस 1500। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने प्लस 1500 डाला और ये बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पर एक कॉलम बनाऊंगा ऐड का, चेक डिपॉजिट, सॉरी चेक इशूड बट नॉट क्लियर। चेक इशू तो किया पर सर क्लियर नहीं हुआ, तो 1500 रुपये हमने कर दिए ऐड, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट, तीसरी इसको ना यहाँ पास ये एंट्री खत्म होगी, तीसरी एंट्री के लिए अलग से चाहे कॉलम बना लो या इसी कॉलम को। अब बैंक इंटरेस्ट का मतलब है कि सपोज कीजिए बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट डाला है। जब आप सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, तो आपको 4% जो रेट करंट रेट चल रहा है, कहीं 3.5 भी दे रहे हैं बैंक, 4%, तो 3-4% इतना पैसा आपने जमा कराया होता है ना। कहीं बैंक क्वार्टरली बेस, कहीं ईयरली बेस, कहीं हाफ ईयरली बेस पर आपके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बैंक ने ना आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया, ठीक है, 200 रुपये, इतनी बड़ी अमाउंट आ गई भाई। तो पासबुक के अंदर आप में प्लस बैलेंस आ गया 200। अब देखो यहाँ पर आपके कैशियर को नहीं पता कि 200 रुपये बैंक से इंटरेस्ट आया है आपके बैंक में, और उसने तो क्या किया, कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ। तो आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, अब इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 200, क्योंकि आप क्या कह रहे हो,
मेरी पासबुक सर बिल्कुल सही कह रही है, जो भी पासबुक में मेंशन होगा उसे ही मैं कैश बुक में रखूँगा, अदरवाइज जो एंट्री प्लस माइनस उसको हटा दूंगा। तो 200 रुपये आप अपनी कैश बुक में भी ऐड करोगे। सो बैंक इंटरेस्ट 200 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। अब ये 1000 माइनस किए थे तो 1000 यहाँ एक लाइन डालकर माइनस कर दो तो आपके पास बचे हैं 14,000। 1500 प्लस 200 यहाँ पर है 1700। 1700 आपने ऐड कर दिया तो यहाँ बचा 15,700। तो मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। मेरे पास जो पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 15,700। तो एज पर दी पासबुक मेरा जो बैलेंस आ रहा है 15,700 आ रहा है, जबकि कैश बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है 15,000। और 700 रुपये का डिफरेंस था वो हमने एडजस्ट कर दिया। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बच्चे ये एक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए।